नमस्कार, हिमाचल खबरनामा के इस अंक में मैं गजेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन पर देश भर में शोक की लहर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित पार्टी के सभी नेताओं ने रामस्वरूप के आकस्मिक निधन पर जताया शोक। भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा के आकस्मिक निधन पर मंडी में अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव की अंतिम सांस्कृतिक संध्या समेत सभी कार्यक्रम रद्द। मजदूरों की मांगों को लेकर सीआईटीयू का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। भाजपा सरकार के खिलाफ बोला हल्ला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, कोविड महामारी की रोकथाम के लिए सरकार उठा रही है उचित कदम। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। लोकसभा सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन के चलते प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में सदन में पेश किए गए शोकोद्गार प्रस्ताव के बाद सर्वसम्मति से विधानसभा की कार्यवाही एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सत्तापक्ष व विपक्ष के विधायकों द्वारा शोकोद्गार प्रस्ताव पर बोलने के बाद सदन में दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित विपक्ष के विधायकों और विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने सांसद रामस्वरूप शर्मा की क्षति को अपूरणीय करार दिया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय सीट से भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा की दिल्ली में संदिग्ध हालत में हुई मौत की खबर से सत्ता के गलियारों में सनसनी मच गई है। हालांकि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार खुदकुशी की आशंका जताई जा रही है। यह घटना दिल्ली स्थित उनके आवास में हुई है। सांसद दिल्ली में गोमती अपार्टमेंट में रहते थे। दिल्ली पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। उधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सांसद रामस्वरूप शर्मा के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही रामस्वरूप शर्मा के साथ बातचीत हुई थी। ऐसे में उनकी मौत की खबर सुनकर विश्वास नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामस्वरूप के निधन से जहां उनके परिवार को भारी क्षति हुई है, वहीं उनका इस तरह चले जाना पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान है। मुख्यमंत्री ने सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामस्वरूप शर्मा को हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए दिए गए योगदान के लिए सदैव याद किया जाएगा। मंडी लोकसभा क्षेत्र के हमारे सांसद श्री रामस्वरूप शर्मा जी का निधन का दुखद समाचार आज सुबह प्राप्त हुआ और स्वाभाविक रूप से जिस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, इस समाचार के बाद हम सब लोग स्तब्ध भी थे, दुखी भी थे, विश्वास नहीं हो पा रहा था। और उसके बाद हमने कंफर्म करने की कोशिश की और कंफर्म करने के बाद पाया गया कि भी जो भी ये घटना घटित हुई है और ये सही है। रामस्वरूप जी मंडी लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद के रूप में चुने गए और अब की बार उनके जीतने का बहुत बड़ा अंतर था। 4,05,000 वोटों से जीते। पार्टी के संगठन के एक कार्यकर्ता के नाते हम उनके काम करने के तौर तरीके को लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में उदाहरण के रूप में देते थे, क्योंकि सहजता, सरलता, मिलनसार और हमेशा प्रवास पर रहना, दौड़ते रहना, लोगों के साथ जो संवाद और संपर्क, वो इनकी बहुत बड़ी एक विशेषता थी। और जीवन में भी सहजता थी, सरलता थी। उन सारी चीज़ों को देखते हुए स्वाभाविक रूप से एक कार्यकर्ता के लिए जो प्रेरणा के रूप में उनकी एक पहचान थी, उसे उस व्यक्तित्व को हम खोए हैं। हमें इस बात का बहुत दुख है और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन के बाद सदन में शोकोद्गार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने भाग लिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उनका निधन एक अपूरणीय क्षति है और समाज के लिए उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा।
पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता इस दुखदाई घटना को लेकर के क्षुब्ध है, दुखी है। आज शोकोद्गार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से इस सदन में प्रस्तुत किए गए नेता प्रतिपक्ष ठाकुर महेंद्र सिंह जी, श्री सुरेश भारद्वाज जी, वहाँ के विधायक श्रीमान राणा जी, राकेश जी ने अपने शोकोद्गार प्रस्तुत किए। मैंने भी उसमें अपने आप को शामिल किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए इस सदन ने मिल करके फैसला लिया कि आज की जो कार्रवाई है वो स्थगित की जाए और उनको मान सम्मान देने के लिए ही आज की कार्रवाई स्थगित हुई है। उधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद राम स्वरूप शर्मा के आकस्मिक निधन के समाचार से मन अत्यंत व्यथित है। उन्होंने कहा कि राम स्वरूप शर्मा भाजपा के एक समर्पित नेता एवं कार्यकर्ता थे जो हमेशा लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने समाज की भलाई के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की। वहीं केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट अफेयर्स राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी हिमाचल के मंडी से सांसद राम स्वरूप शर्मा के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उनके निधन को अपूर्णीय क्षति बताया है। अपने शोक संदेश में अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोकसभा में मेरे साथी मंडी के सशक्त आवाज व देवभूमि हिमाचल से भाजपा के वरिष्ठ नेता बड़े भाई राम स्वरूप शर्मा का इस तरह हम सबको छोड़कर जाना अत्यंत कष्टदायक है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राम स्वरूप शर्मा का आकस्मिक निधन मेरी व्यक्तिगत, पार्टीगत व पूरे देवभूमि की क्षति है जिसकी भरपाई संभव नहीं है। गौर हो कि राम स्वरूप शर्मा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में हॉट सीट मंडी से ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी और वे दूसरी बार बड़े मार्जिन से जीतकर संसद पहुंचे थे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा को करीब 4 लाख मतों के भारी अंतर से हराकर जीत दर्ज की थी। यह मंडी संसदीय क्षेत्र की अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत रही है। राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों महेंद्र सिंह, सुरेश भारद्वाज, सरवीण चौधरी, डॉक्टर रामलाल मारकंडा, वीरेंद्र कंवर, विक्रम सिंह, गोविंद सिंह ठाकुर, डॉक्टर राजीव सैजल, सुखराम, राकेश पठानिया और राजेंद्र गर्ग ने भी सांसद के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है। सांसद किशन कपूर, सुरेश कश्यप और इंदु गोस्वामी ने भी राम स्वरूप शर्मा को श्रद्धांजलि दी है। वहीं विपक्ष के सदस्यों ने भी सांसद राम स्वरूप शर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोरोना महामारी को लेकर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में सभी को अपने अपने राज्य में वैक्सीनेशन की गति को बढ़ाने और कोरोना टेस्टिंग की स्पीड में आई कमी को तेजी प्रदान करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैठक की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन को लेकर दी जाने वाली खुराक की बर्बादी को लेकर भी चिंता जाहिर की है और सभी से दवाई का सही से उपयोग करने का आग्रह किया है ताकि यह खुराक सभी देशवासियों को मिल सके। हालांकि हिमाचल में वैक्सीन के व्यर्थ होने का आंकड़ा काफी कम है। फिलहाल अभी प्रदेश में सोशल गैदरिंग पर रोक नहीं लगाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए इस महामारी के मामलों की संख्या में अचानक वृद्धि पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस वायरस की रोकथाम के लिए और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 वैक्सीन के अपव्यय की जांच करने, फेस मास्क के प्रभावी उपयोग और परस्पर दूरी बनाए रखने पर भी बल दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया। उन्होंने विभिन्न राज्यों द्वारा RT-PCR परीक्षणों को बढ़ाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों से कहा है कि न केवल परीक्षण क्षमता बढ़ाई जाए बल्कि भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए विभिन्न SOP का सख्ती से कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राज्य में 1.78 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया है, जो कुल आबादी का लगभग 2.60% है। राज्य सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है और उसके अनुसार उचित कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे पंजाब के मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि वायरस के प्रसार की जांच करने के लिए पंजाब से हिमाचल प्रदेश आने वाले तीर्थयात्रियों पर नजर रखें। उन्होंने कहा कि मेलों और अन्य कार्यक्रमों के उत्सव के दौरान SOP का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
आने वाले समय में किस प्रकार से इस की तैयारी करनी है, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े सख्त और साफ संदेश दिया है आज। एक तो वैक्सीनेशन के इस अभियान को कहा कि इसको तेज गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, उसको तेजी से बढ़ाइए। जिन प्रदेशों में स्लो चल रहा है उन प्रदेशों में विशेष तौर से उन प्रदेशों के नाम लेकर के आग्रह किया है। उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश हमारा ठीक चल रहा है। दूसरे, पिछले कुछ अरसे में बहुत बड़ी कमी आई है टेस्टिंग में, और टेस्टिंग में जो कमी आई है उसमें RT-PCR की टेस्ट में जो है वो बहुत बड़ी कमी पाई गई थी। कैजुअलनेस, यानी कि हमारा जो फ्रंट लाइन में हमारे पर्टिकुलर जिनको हम बोलते हैं जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं, उनको विशेष तौर से कहा कि उनको प्रोत्साहित करें कि वो कोविड के टेस्ट को और इसमें बढ़ोतरी, जितनी कैपेसिटी आपकी है उस कैपेसिटी को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें। तीसरी बात, वैक्सीन के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया कि वैक्सीन का अभिप्राय ये नहीं है कि आप बिल्कुल कोरोना के इस सारे से बिल्कुल मुक्त हो गए। वो एक उपाय है, जैसे मास्क है एक उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग एक उपाय है, और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण उपाय, कारगर उपाय वो वैक्सीन है। इसलिए वैक्सीन के इस अभियान को पूरा करना ही है और उसको तेज़ गति से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इस बात के लिए एक और विषय भी आया कि कुछ एक प्रदेशों में ये भी स्थिति देखी गई है कि वैक्सीन की वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रही है। मोर देन 10% जो है वो वेस्टेज आ रही है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल उसमें लोएस्ट नंबर पर है। हम 1.4 पर है, यानी कि 2% से भी कम है। सबसे कम वेस्टेज है हमारी हिमाचल प्रदेश में वैक्सीन की। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर उन्होंने कहा, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से जब मामलों में गिरावट आई, मामलों में कमी आई, उसके बाद क्या हो गया कि लोगों ने बहुत कैजुअली लेना, यानी कि जो पॉजिटिव कोई टेस्ट में पाया गया तो उसके बाद फिर जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जो हिस्ट्री निकाली जाती थी, आप किसको मिले, कब आप कहाँ गए, कैसे गए, किससे मिले, वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जा ही नहीं रहा कोई आदमी। तो उसमें बहुत बड़ी कमी आई है। इस बीच में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को फिर फोकस करिए ताकि ज़्यादा इसको स्प्रेड होने से, इसको बढ़ने से, संक्रमण को रोका जा सके। इन पॉइंट्स पर फोकस होकर के बातचीत हुई, लेकिन काफ़ी अच्छी, हम सारी चीज़ से चिंतित है क्योंकि हमारा पड़ोसी प्रदेश है और पड़ोसी प्रदेश का हमारे हिमाचल प्रदेश में आना जाना भी काफ़ी सारे बिजनेस के सिलसिले में आना होता है, चाहे वो टूरिस्ट बन करके आना होता है वो भी। और अभी मुझे मालूम पड़ा कि ऊना में एक बहुत बड़ा मेला होता है, मैडी मेला, जिसमें लगभग 15-16 लाख से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसके लिए हमने, हालांकि कैबिनेट में हमने एक डिसीजन लिया था कि उसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस करें, SOP बनाने के लिए हमने बोल दिया है। एक मेले को रोकना वो संभव नहीं है और ठीक भी नहीं है, उचित भी नहीं है। मेले रोकने हो तो फिर सब रोकने पड़ेंगे, लेकिन पर्टिकुलरली वहाँ सारा का सारा जो श्रद्धालुओं का नंबर आएगा वो सारा पंजाब से आएगा, और पंजाब में इस वक्त केसेस ज़्यादा बढ़े हैं। ऐसे में हमने वहाँ पर SOP को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए बोला हुआ है, और मैं वहाँ के पंजाब के मुख्यमंत्री जी से भी आज बात करने वाला हूँ इस सिलसिले में कि कम से कम मैडी मेले के लिए जो जिस प्रकार से वो ट्रकों में वो तह लगा करके आ जाते हैं, एक ट्रक में 100 लोग आ जाते हैं उसमें, तो उसको थोड़ा सा किस तरह से रोका जा सकते। धार्मिक भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन फिर भी संकट ये अलग तरह का है, उसमें थोड़ी सी परहेज करने की बात करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने सांसद रामस्वरूप शर्मा के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि सांसद रामस्वरूप एक कर्मठ और ईमानदार नेता थे जो प्रदेश की भलाई के कार्यों के लिए सदैव तत्पर रहते थे। संगठन के साथ ही प्रदेश को भी उनके इस तरह चले जाने से बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। मंडी से हमारे लोकप्रिय सांसद श्री रामस्वरूप जी के निधन का समाचार सुनकर बहुत दुख हुआ। ये चिंता और भी बढ़ गई जब ये पता लगा कि उन्होंने आत्महत्या की है। श्री रामस्वरूप शर्मा एक बहुत मेहनती कार्यकर्ता थे। जब वो मंडी जिला के सचिव थे तब से लेकर मैं उनको जानता था, वर्षों से संबंध था, और जब 2 बार सरकार बनी तो दोनों बार उनको अध्यक्ष उपाध्यक्ष कॉर्पोरेशन का बनाया जाता रहा। पार्टी में वो महत्वपूर्ण पदों पर रहे।
संगठन मंत्री का दायित्व प्रदेश का निभाया, प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे और 2 टर्म से सांसद थे। अचानक क्या हुआ, उनके मन पे किस चीज़ का बोझ था, ये रहस्य है। ये जांच के बाद ही पता लगेगा कि क्या कारण था। मैंने आत्महत्या कर ली। मैं दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति। मजदूरों की मांगों को लेकर प्रदेश भर से आए विभिन्न श्रमिक संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर खूब हल्ला बोला। जनसभा में मजदूरों का न्यूनतम वेतन 21,000 करने, मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड रद्द करने, मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी लागू करने, 3 कृषि कानूनों को वापस लेने, ओल्ड पेंशन को लागू करने, आंगनबाड़ी, मिड डे मील वर्कर, आशा वर्कर, आउटसोर्स कर्मियों को नियमित करने व 12 घंटे काम के नए कानून को वापस करने की मांग उठाई गई। मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर सीआईटीयू के बैनर तले सैकड़ों मजदूरों ने विधानसभा के बाहर धरना दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान मीडिया से मुखातिब सीआईटीयू नेता कश्मीर सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि केंद्र व राज्य सरकारें मजदूरों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। यदि सरकार मजदूर विरोधी नीतियों में बदलाव नहीं करेगी तो जनता सरकार को बदल देगी। उन्होंने कहा कि ये जन सैलाब सत्ता बदलाव के लिए है, जो कि उम्मीद से ज्यादा उमड़ा है। उन्होंने कहा कि आज केंद्र व प्रदेश सरकार नित नए मजदूर विरोधी कानून ला रही है और केवल पूंजीपतियों के हितों के लिए कार्य कर रही है। यदि उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो वे आंदोलन को और उग्र करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि आज केवल सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन यदि सरकार ने उनकी मांगों पर गौर नहीं किया तो वे श्रमायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे। वास्तव में ये जो जन सैलाब उमड़ा है आज, ये हमारी उम्मीद से भी परे है। हमने उम्मीद किया था कि 2000 के आसपास लोग आएंगे शायद, क्योंकि पीछे आंगनवाड़ी का भी एक प्रदर्शन हुआ था। परंतु आप देखेंगे कि इस तरह का प्रदर्शन आज तक सीआईटीयू के नेतृत्व में आज तक हुआ नहीं। मजदूर ये मांग कर रहा है कि आप जो न्यूनतम वेतन है, जो केंद्र सरकार भी छलावा कर रही है, आप 21,000 रुपया करो। 21,000 नहीं करना, अरे 400 रुपया दिहाड़ी तो कर दो, उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ जोड़ दो। ये हमारा मांग है। आउटसोर्स के लिए आपने कहा था चुनाव से पहले, आउटसोर्स के लिए नीति बनाएंगे, रेगुलर करने की नीति बनाएंगे। आज तक रेगुलर करने का कोई नीति नहीं हुआ। अब तो सरकार ने कह दिया कि आउटसोर्स के लिए कोई नीति नहीं बनेगा। बड़ी तादाद में आप देखेंगे जो महिलाएं आगे बैठी हैं, ये सारा मनरेगा वर्कर है जो अलग अलग जिलों से आया, जिसमें बड़ी संख्या में हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा इन एरिया से आया है, ऊना से आया है। मनरेगा 100 दिन का रोजगार गारंटी का कानून है, 100 दिन का रोजगार मिलेगा, परंतु 100 दिन का क्या 10 दिन का रोजगार नहीं मिल रहा है। पंचायतों में ठेका हो रहा है। डीसी ने ऑर्डर कर दिया ठेका नहीं होगा, बीडीओ ने ऑर्डर कर दिया, हमीरपुर में 5 बीडीओ ने, कोई ठेका नहीं होगा। उसके बावजूद जो है ठेके हो रहे हैं और मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। अगर काम मिल भी रहा है तो दिहाड़ी 45 रुपए, 50 रुपए। इसलिए लोगों में रोष है कि ये जो है, ये सरकार जो है हमारे साथ जो है अन्याय कर रही है, बेइंसाफी कर रही है और इस सरकार के खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा। दूसरा और बात है, श्रमिक कल्याण बोर्ड है, निर्माण मजदूरों के लिए बना है, उसका चेयरमैन है श्रम मंत्री विक्रम सिंह जी। अब पिछले 3 सालों से बहुत सारे जिलों के अंदर सामान उनको मिलता है, इंडक्शन है, साइकिल है, सोलर लैंप है और दूसरी और चीजें हैं। वजीफा बच्चों को मिलता है, जो निर्माण मजदूर है उनके बच्चों को। पिछले 2 साल से वजीफा ही नहीं आया। पिछले 2 साल से कोई ये इंडक्शन है, साइकिल है, ये सारी चीजें बटी नहीं। तो लोग ये कह रहे हैं कि कल्याण बोर्ड काय के लिए 1300 करोड़ है कल्याण बोर्ड में जमा, 1300 करोड़, ब्याज भी खर्च नहीं हो रहा है। परंतु सरकार उस पर कुंडली बनाए बैठी, कुंडली मार कर बैठी है और विक्रम सिंह को टाइम नहीं है। वो कहते हैं एमएलए बांटेगा, मंत्री बांटेगा। अरे एमएलए को समय नहीं है, मंत्री को समय नहीं है, तो लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। और इसके बाद हमने तय करना है अभी कुछ दिन बाद कि अगर ये श्रमिक कल्याण बोर्ड में लाभ नहीं देने हैं आपने, अगर ये सारा वजीफा, ये सारा चीजें नहीं देनी है, तो फिर जो है कल्याण बोर्ड के दफ्तर के बाहर मोर्चा लगेगा, इंडेफिनिट लगेगा, अनिश्चितकालीन मोर्चा कल्याण बोर्ड के दफ्तर के बाहर लगेगा। वो हम लगाएंगे निश्चित तौर पर, हजारों लोग आएंगे। परंतु इस सरकार को चिंता नहीं है, न गरीबों की चिंता है। ठीक है,
ये कहने से क्या होता है, गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बन गया, मिस्त्री का बेटा मुख्यमंत्री, पर मिस्त्रियों की तो ऐसी तैसी फिर रहे हो, मिस्त्रियों के खिलाफ ही तो सारा काम कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद तो अभी शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा के बाहर जाएंगे। हमारा मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री से मिलने का इरादा है। अगर वो मिलेंगे अच्छी बात है, तो मेरे ख्याल मिलना चाहिए उनको पता होना चाहिए कि लोग आए हैं। तो अगर वो बात हमारी मानेंगे तो अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो उसके बाद आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे निश्चित तौर पर। आम जनता विरोधी नीतियां नहीं चलेगी। मजदूरों की मांगों को लेकर आज सीटू के बैनर तले हजारों मजदूर श्रमिक संगठन यहाँ चौड़ा मैदान पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कितनी भारी तादाद में यहाँ चौड़ा मैदान में श्रमिक मजदूर, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर और अन्य संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और सरकार को चेताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो ये तो केवल संकेत है, आने वाला धरना प्रदर्शन इससे भी उग्र हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी संख्या में महिलाएं आई हैं और कड़कती धूप में यहाँ पर बैठी हैं अपनी मांगों को सरकार के समक्ष ले जाने के लिए। और इनका साफ तौर पर एक ही कहना है कि अगर उनकी मांगों पर अब भी गौर नहीं किया गया तो वे इस प्रदर्शन को और उग्र करेंगे। चौड़ा मैदान से अपने सहयोगी कल्याण प्रिमटा के साथ गजेंद्र शर्मा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनने के बाद नूरपुर पहुंचे कांग्रेस नेता रघुवीर सिंह बाली का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब रघुवीर सिंह बाली ने प्रदेश व केंद्र सरकार पर खूब हमला बोला। देश में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार के लिए उन्होंने भाजपा की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। वहीं बंगाल चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि बंगाल का भाग्य बंगाल की जनता ही तय करेगी। अपने क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद, लोकसभा की जनता का, कांगड़ा लोकसभा की जनता का आशीर्वाद, हिमाचल की युवा शक्ति, हिमाचल की जनता का आशीर्वाद, माँ कांगड़ा, माँ चामुंडा का आशीर्वाद देखता हूँ। हमारे लीडर श्री राहुल गांधी जी के संकल्प के साथ जो हमने हमेशा जुड़े रहे, उनके साथ काम किया, हमारे नेता से जो सिखाया उसको आगे बढ़ाने का काम किया। आशीर्वाद मानता हूँ कि नेता ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है और उनके साथ संघर्ष भी किया है, उनके साथ काम भी किया है, बहुत कुछ सीखा है। धरातल पे उसको लेके आ पाए और काम कर पाए और जितनी अपेक्षा युवाओं को, बुजुर्गों को, सीनियर लोगों को है, उस अपेक्षा पे खरे उतर पाए। आप लोगों को भी होगी अपेक्षा हमसे, उस पर भी खरे उतर पाए, ऐसा। मंडी हलके से लोकसभा सांसद रामस्वरूप शर्मा के आकस्मिक निधन की सूचना के बाद 17 से 23 मार्च तक आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले के आयोजन को भी आगामी आदेशों तक टाल दिया गया है। मेले का शुभारंभ खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग द्वारा किया जाना था, लेकिन सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन की सूचना मिलने के बाद मेले को स्थगित कर दिया गया। हालांकि उपायुक्त बिलासपुर रोहित जम्वाल ने लक्ष्मी नारायण मंदिर से बिना शोभा यात्रा निकाले लुहणु मैदान में बैल पूजन व खूंटा गाड़कर मेले का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि मंडी के सांसद रामस्वरूप शर्मा का दिल्ली में आकस्मिक निधन होने का समाचार मिलते ही प्रशासन ने बिलासपुर में आयोजित होने वाले मेले को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया है। जो है ऐतिहासिक जो नलवाड़ी मेला है, इसका जो है शुभारंभ माननीय खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग जी द्वारा किया जाना था, परंतु सुबह सुबह ही जैसे आपको विदित है कि ये दुखद समाचार प्राप्त हुआ कि जो माननीय सांसद हैं मंडी क्षेत्र रामस्वरूप शर्मा जी, उनका निधन की खबर आई। तो इसीलिए जो है प्रशासन द्वारा भी यही निर्णय लिया गया कि इस मेले को जो है किसी भी प्रकार का फैनफेयर के साथ इसका आगाज़ नहीं, और सिर्फ जो खूंटा गाड़ने की और जो लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना करने की जो रस्म अदायगी है वो की गई है। अभी आगामी आदेशों तक इंतज़ार करना पड़ेगा, अभी इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त हुई नहीं। जल रक्षकों के लिए स्थायी नीति बनाए जाने व 8 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके कर्मचारियों को अनुबंध आधार पर लाए जाने की मांग कर रहे जल रक्षक संघ का धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर प्रदर्शन कर रहे संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि वे कई बार अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री सहित संबंधित विभाग के अधिकारियों से भी मिल चुके हैं, बावजूद इसके उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं किया जा रहा है। उन्होंने चेताते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो वे प्रदेश सचिवालय का घेराव करने से भी पीछे नहीं हटेंगे।
बातों को उनके समक्ष रखा, लेकिन आज तक हमेशा ही हमें आश्वासन नहीं मिलता है। हमें उम्मीद है प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से हमारे प्रति सोच विचार करके स्थायी नीति को बहाल करें। हमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से हटाकर हमें जल शक्ति विभाग में रखा जाए। इस कोरोना काल के संकट में पूरे प्रदेश भर के जलरक्षकों, पैरा पंप ऑपरेटरों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हमारी जो प्रमुख मांगे है, आज तीसरा दिन चला हुआ है इस हड़ताल का, अगर प्रदेश सरकार हमारे स्थायी नीति को बहाल नहीं करते तो हमें ये आंदोलन और भी उग्र करना पड़ेगा और हमने 20 मार्च तक ये हड़ताल ऐसी चलती रहेगी। अगर इसी तरह हिमाचल प्रदेश सरकार हमारी प्रति अनदेखी करती है तो हमें सचिवालय का घेराव भी करना पड़ सकता है। राजधानी शिमला में लोगों को ऑनलाइन कूड़ा शुल्क जमा करवाने में दिक्कतें पेश आ रही है। लोगों का कहना है कि वे ऑनलाइन बिल जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। कई बार बिल जमा करने के बावजूद भी अगले महीने बिल आउटस्टैंडिंग में शो हो रहे हैं। ऐसे में लोग निगम की ऑनलाइन बिल जमा करवाने की व्यवस्था से काफी परेशान है। इसी के तहत संयुक्त आवासीय जन कल्याण समिति ने अपनी मांगों को लेकर नगर निगम महापौर सत्या कौंडल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान समिति के अध्यक्ष बालकृष्ण ने मांग उठाई कि नगर निगम के कूड़े के बिलों को ऑफलाइन या डोर टू डोर किया जाए। शहरवासियों को ऑनलाइन कूड़े के बिल जमा करवाने में पेश आ रही दिक्कतों को लेकर संयुक्त आवासीय जन कल्याण समिति ने नगर निगम महापौर सत्या कौंडल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान समिति के अध्यक्ष बालकृष्ण ने कहा कि शहर में खाली पड़े घरों में भी कूड़े के बिल आ रहे हैं। ऐसे में लोग इससे भी काफी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि जब लोग इसकी शिकायत लेकर नगर निगम के पास जाते हैं तो निगम बिजली बिल की कॉपी और एक एप्लीकेशन जमा करवाने को कहते हैं, जिसके बाद भी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। उन्होंने कहा कि अगर कूड़े के बिल के लिए बिजली बिल को ही आधार बनाना है तो बिजली बिल के साथ ही कूड़े का बिल मर्ज कर दिया जाए, ताकि लोगों को भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि शहर में कई लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन कूड़े का बिल जमा करवाना नहीं जानते। ऐसे में लोगों की सुविधा अनुसार ऑफलाइन ही बिल दिए जाने चाहिए। मैक्सिमम जो लोग हैं वो परेशान है। परेशान का कारण क्या है कि इन्होंने ऑनलाइन जो एक सिस्टम डेवलप किया है, उस सिस्टम को मतलब अवेल करना हर किसी के बस की बात वो नहीं है, क्योंकि हर किसी को मतलब उसको ऑपरेट करना नहीं आ रहा है। तो दिक्कत क्या आ रही कि किसी के 4 महीने हो रहे, 6 महीने हो रहे, लोग कहते हैं कि बिल नहीं आया जी, कूड़े का बिल नहीं आया है। और उसके ऊपर जो है जो खाली पड़े कमरे उनके मतलब बिल जो है वो कंटिन्यू आ रहे हैं। और जब हम इनके पास जाते तो ये कहते हैं जी आप एक एप्लीकेशन दे दो और बिजली का खाली बिल आप उसमें अटैच करो। इसमें हमारी जो प्रॉब्लम ये है कि एक आदमी जो है ना वो इसी काम के लिए ही है कि वो यही काम करेगा कि भैया वो मतलब बिल आए उसकी करेक्शन करे, ठीक है जी। और दूसरी बात है, प्रॉब्लम सबसे मेन चीज़ है, ऑनलाइन आप बिल करवा लेते हो, अगले महीने फिर वो आउटस्टैंडिंग होता है अमाउंट। तो इस वजह से हम लोग बहुत इस चीज़ को लेकर आज हम बहुत ज़्यादा मतलब परेशान है। हमारी जो समिति है ये पूरे विकास नगर का प्रतिनिधित्व करती है। तो आज हम डेपुटेशन लेके आए हैं, तो मेयर साहिबा कह रही है कि भाई हम इस पे ध्यान देंगे। अब हम ये देखते हैं कि कब तक इसको ये सॉल्व कर पाते हैं। वहीं नगर निगम महापौर सत्या कौंडल ने आश्वासन दिया कि समिति की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और इस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। इनका मानना है कि हम ऑनलाइन, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन जो है पेमेंट नहीं कर सकते, तो इसकी ऑफलाइन भी होनी चाहिए। तो इसका ये निर्णय हम पहले हाउस में ले चुके हैं कि हम लोक मित्र केंद्र के द्वारा भी, जैसे हम पहले भी लेते थे, वो भी वहाँ भी आप जमा कर सकते हैं और हमारे ऑफिस में आकर भी जमा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऑनलाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और ये लोग काफ़ी सेटिस्फाइड हुए हैं। मैंने CHO साहब को यहाँ बुलाया है, इनको विस्तृत रूप से समझा रहे हैं कि हम जो है बिल आपको जो है घर घर पे देंगे और आपको कोई इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल IGMC कई मरीजों को जीवन दान दे चुका है। ताजा मामले में IGMC के रेडियोलॉजी विभाग की टीम बसंतपुर में तैनात सेना के जवान के लिए देवदूत बनकर सामने आई है और सेना के जवान को नई जिंदगी दी है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। IGMC में रेडियोलॉजिस्ट सुरेश ठाकुर ने बताया कि बसंतपुर में तैनात 48 वर्षीय सेना के जवान को ब्रेन अटैक पड़ा और उसके दाईं तरफ का भाग सुन्न हो गया था। मरीज की जुबान बंद हो रही थी और बेहोशी की हालत में था। रात 10 बजे जब जवान IGMC आया तो उसकी हालत बेहद गंभीर थी। रेडियोलॉजी विभाग के HOD डॉक्टर अनुपम जापटा के नेतृत्व में चिकित्सकों की टीम ने मरीज का CT स्कैन किया तो उसकी नसें बंद हो गई थी। डॉक्टर सुरेश ने बताया कि सेना के जवान की हालत शुक्रवार को गंभीर बनी हुई थी। अब जवान की हालत बिल्कुल स्वस्थ है। सुरेश ठाकुर ने बताया कि इस दौरान उनकी रेडियोलॉजी की पूरी टीम ने कड़ी मेहनत कर सहयोग किया, जिससे मरीज की जिंदगी बची और अब वह बिल्कुल ठीक है। हमने इस
जो बीमारी थी, जो नस में खून का थक्का जमा था, उसको बिना दवाई के और बिना चीर फाड़ के, कि कोई ऑपरेशन नहीं किया, टांग की नस से जाके ब्रेन की नस तक जो ब्लॉक थी वहाँ पहुँच के इस थक्के को नलियों के तहत निकाला है। इसमें कोई दवाई का उपयोग नहीं होता, लेकिन इसमें 3-4 घंटे लगे और पेशेंट का धक्का निकालने के बाद पेशेंट अब पूरी तरह स्वस्थ है। वो चल फिर रहा है, बात कर रहा है और इवन वो ये बोल रहा है कि अब मैं क्या ड्यूटी जा सकता हूँ। तो 1 दिन में 2 दिन के अंदर अंदर पेशेंट पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है, बिल्कुल चल से कि ये बीमारी है, इसका इलाज आराम से हो सकता है अगर पेशेंट टाइमली हॉस्पिटल पहुंच जाए। तो इस तरह की ये लक्षण है, या जब ब्रेन के पिछले हिस्से में सप्लाई कभी बंद होती है तो पेशेंट को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, पेशेंट बेहोशी की हालत में चला जाता है। हुई थी जिसमें इसकी वाल्व रिप्लेसमेंट हुई थी हार्ट की। तो ये पेशेंट ऐसा ब्रेन के लिए कुछ नहीं आया था, लेकिन हार्ट के लिए इसकी दवाइयाँ चल रही थी और ऑलरेडी वो दवाइयाँ खा रहा था 8 सालों से। पेशेंट हमारे पास रात को जब ओटी में लेके गए, क्योंकि इसमें काफ़ी फाइनेंशियल इशूज इन्वॉल्व होते हैं, तो पेशेंट के जो अटेंडेंट है वो बाहर रहते थे, इनके आर्मी का आदमी आया था, उनसे कॉन्टैक्ट किया कि इतना खर्चा है, मैं इस पेशेंट का ये कराऊँ, उन्होंने बोला करिए। तो 1-आधा घंटा उस टाइम में भी वेस्ट हुआ फाइनेंशियल और सामान अरेंज करने में। उसके बाद 4 घंटे के सब ऑपरेशन के बाद पेशेंट एक दिन तो जो हमें पेशेंट को सुन करने के लिए या बेहोश करने के लिए थोड़ी दवाइयाँ दी होती है, उनका असर रहता है। तीसरे दिन से पेशेंट बैठा हुआ था और चौथे दिन बिल्कुल चल रहा है। वहीं अस्पताल के एमएस डॉक्टर जनकराज ने रेडियोलॉजी विभाग को बधाई दी। एमएस ने डीएससी मशीन के बारे में भी जानकारी साझा करते हुए लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति में इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं तो उस स्थिति में 6 घंटे के अंदर अंदर अस्पताल पहुंचे और अपना इलाज करवाएं। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस मंशा से प्रदेश सरकार ने इस संस्थान को डीएससी मशीन प्रदान की थी, ये मशीन ऐसे केसेस में ही जो है वो अच्छा काम करती है। जब समय रहते अगर जब भी किसी व्यक्ति को स्ट्रोक इस तरह के कोई लक्षण आते हैं, किसी शरीर के हिस्से का सुन्न पड़ जाना या पैरालिसिस होना, इस तरह के जब लक्षण आते हैं, तो अगर व्यक्ति लक्षण उत्पन्न होने के 6 घंटे के भीतर अगर अस्पताल में आता है तो इस मशीन के द्वारा जांच करने के उपरांत, जिसको एंजियोग्राफी बोलते हैं, उसके उपरांत अगर कुछ उसमें फॉल्ट दिखता है तो उसका उसी समय जो इलाज कर देने से व्यक्ति के शरीर में जो परमानेंट जो डिसेबिलिटी आदमी को होती है, जैसे पैरालिसिस या अधरंग, इस तरह की जो चीज़ होती है, उनसे बचा जा सकता है। हम इस संस्थान के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक होने के नाते रेडियोलॉजी विभाग की समस्त टीम को इस बात के लिए बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह के नेक कार्य वो लोगों के लिए, और जिस मकसद से ये मशीन लगाई गई है, जिस मकसद के लिए उन लोगों ने ये ट्रेनिंग की है, उस मकसद को पूरा करें और लोगों की सेवा में लगे रहें। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पिछले 11 दिनों से शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ धरना प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन सरकार की ओर से कोई भी आश्वासन नहीं मिल रहा है। हर दिन अलग अलग जिलों के कर्मचारी धरने पर बैठ रहे हैं। इसी के चलते बुधवार को कुल्लू से एनपीएस कर्मचारियों ने शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार से नई पेंशन स्कीम को वापस लेकर पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग की। साथ ही मांगे पूरी न होने पर प्रदेश में उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। तो आज हमारा 11वां दिन है हमारे धरने का, जो कि अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। पूरे हिमाचल से अलग अलग ज़िलों से शिमला में आकर के हम लोग धरना कर रहे हैं। हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए, पर इसके अलावा भी जैसे 2009 की नोटिफिकेशन है जो कि केंद्रीय सरकार के द्वारा जारी की गई थी, जिसमें ये था कि डेथ एंड डिसेबिलिटी कम, जो आप डेथ होती है किसी की ऑन ड्यूटी या फिर कोई डिसेबल हो जाता है तो उनके जो आश्रित होते हैं उनको पेंशन की व्यवस्था है। ये केंद्र की सूचना है जो कि हिमाचल सरकार जो है अभी लागू नहीं कर पा रही है और सिर्फ हमें आज तक आश्वासन ही मिला है, ना उसके लिए कोई कमेटी गठित हुई है, कुछ नहीं हुआ है। और उसके बाद जो हमारी बजट से हमें काफ़ी उम्मीदें थी कि कोई पेंशन की जो है एक कमेटी गठित की जाएगी, या फिर जो है 2009 की अधिसूचना लागू होगी, या फिर हमारी एक ये भी थी कि एनपीएस से जीपीएफ में कन्वर्ट जो राजस्थान या अन्य स्टेट्स में हो रहा है, हम चाहते थे कि ये हो जाए। पर ये सारी चीज़ें जो है सरकार ने नहीं की। बजट बहुत ही हताशापूर्वक रहा पूरे के पूरे प्रदेश के कर्मचारियों के लिए।
तो फिर हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम किसी न किसी तरह से सरकार का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित करते हैं। तो इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 11 दिनों से। सड़क दुर्घटना में अपने पिता को खो चुकी नूरपुर के लोहारापुरा गांव की शिखा अब अपने इलाज के लिए मदद की गुहार लगा रही है। शिखा और उसके पिता ज्ञानचंद की 10 मार्च को औंध के पास हुई दुर्घटना में जहां पिता ज्ञानचंद काल का ग्रास बन गए, तो वहीं शिखा इस दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हो गई थी, जिनका इलाज पीजीआई चंडीगढ़ में चल रहा है और इलाज के लिए करीब 6 लाख रुपए की जरूरत है। ऐसे में इनकी मदद के लिए स्थानीय लोग और लोहारपुरा पंचायत के प्रधान कृष्णहीर लोगों से मदद की अपील कर रहे हैं। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि ऑन रोड पर गत दिवस हमारे ग्राम पंचायत लोहारपुरा के ध्यान सिंह और उनकी बेटी शिखा का बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ है। ध्यानचंद की जो है वो मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और शिखा जो है वो चंडीगढ़ पीजीआई हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसकी कंडीशन जो है बहुत ही क्रिटिकल है। मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि उस परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करें, क्योंकि शिखा के इलाज के लिए जैसा कि घर वालों ने बताया कि कम से कम 6 लाख रुपए की ज़रूरत है। मेरा पुनः सभी दानवीर साथियों से निवेदन कि उनके अकाउंट में पैसे डालकर उस परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करें ताकि शिखा की ज़िंदगी को बचाया जा सके। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।